1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कैलकाटा में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन ने नेहरू रिपोर्ट द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित डोमिनियन स्टेटस को अपने गोल, अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, पर शर्त यह रखी कि ब्रिटिश सरकार 1929 ईस्वी के अंत तक भारत को डोमिनियन का स्टेटस, डोमिनियन का दर्जा प्रदान कर देगी, अन्यथा कांग्रेस पूर्ण स्वराज एवं सविनय अवज्ञा के लिए स्वतंत्र होगी। 31 अक्टूबर 1929 को वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को एक ऑफर दिया। इसे इरविन का दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसमें डोमिनियन स्टेटस को भारत की संवैधानिक प्रगति का नेचुरल इश्यू बताया गया और साइमन रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात की गई। 2 नवंबर को गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसने एक स्टेटमेंट जारी कर इरविन के ऑफर को सशर्त स्वीकार कर लिया। इस स्टेटमेंट को दिल्ली मैनिफेस्टो अथवा दिल्ली स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। गांधी ने कहा कि गोलमेज सम्मेलन डोमिनियन स्टेटस के बुनियादी सिद्धांत पर बात न करके भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को तत्काल स्वीकार कर उसके डिटेल्स पर विचार विमर्श करेगा। दूसरे शब्दों में, गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर विचार नहीं किया जाएगा कि भारत को डोमिनियन का दर्जा कब दिया जाए, बल्कि विचार विमर्श डोमिनियन के तत्काल लागू किए जाने के विषय में होगा। इरविन ने कांग्रेस की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में अपने गोल के रूप में पूर्ण स्वराज को स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, I am a socialist and a republican and am no believer in kings and princes or in the order which produces the modern kings of industry. लाहौर अधिवेशन ने कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाने हेतु अधिकृत किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में अनेक सार्वजनिक बैठकें आयोजित की गईं, जहां लोगों द्वारा इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ा गया, भारत की स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया। इसी बीच 31 जनवरी 1930 को गांधी ने अचानक 11 पॉइंट अल्टीमेटम के रूप में इरविन के समक्ष 11 मांगे रख दी। गांधी ने ब्रिटिश सरकार से सैन्य खर्चों एवं सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती की मांग के साथ ही राजनीतिक बंदियों की रिहाई, भू राजस्व में 50% की कमी तथा नमक कर एवं नमक के उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किए जाने की मांग की। पर ऐसे समय जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था, गांधी के 11 पॉइंट अल्टीमेटम ने लोगों को घोर आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात तो दूर, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग भी नहीं की गई थी।
कई लोगों ने इसी कारण इसे अ सैड क्लाइंब डाउन फ्रॉम द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कहा। कुछ लोगों ने इसे अ काइंड ऑफ रिट्रीट बाय गांधी भी कहा। गांधी के 11 पॉइंट अल्टीमेटम का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणामतः गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह आंदोलन, जो ब्रिटिश कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन के सिद्धांत पर आधारित था, गांधी द्वारा दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि गांधी का यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती स्थित उनके आश्रम से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल को गुजरात के एक समुद्र तटीय गांव दांडी में समाप्त हुआ। दांडी में उन्होंने समुद्र तट से स्वयं अपने हाथ से प्राकृतिक नमक को उठाया और इस प्रकार ब्रिटिश राज के नमक कानून का उल्लंघन किया। यहां यह जानना जरूरी है कि 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित नमक कानून ने ब्रिटिश सरकार को नमक के संग्रह, उत्पादन एवं विक्रय का एकाधिकार प्रदान किया था। इसने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से भारी कर वाला नमक खरीदने हेतु मजबूर किया। भारत में जन सामान्य द्वारा घरेलू उपयोग हेतु नमक का उत्पादन सदियों से स्थानीय स्तर पर ही किया जाता रहा था, पर ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून 1882 द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया। गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रारंभ नमक कानून के उल्लंघन से इसलिए किया क्योंकि नमक एक कॉमन यूज की वस्तु है और यह कानून गरीब एवं अमीर दोनों को ही समान रूप से प्रभावित कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने दांडी यात्रा की तुलना पेरिस में नेपोलियन के मार्च से की। उन्होंने कहा कि नेपोलियन के मार्च की तरह गांधी का दांडी मार्च इतिहास की दिशा को बदल देगा। यहां मैं प्रसंगवश धरसाना मार्च का उल्लेख करना चाहूंगा। धरसाना गुजरात स्थित वलसाड में दांडी के निकट एक नगर है। मई 1930 में यह नगर उस समय प्रकाश में आया जब यहां दांडी मार्च के तुरंत बाद नगर स्थित नमक के एक सरकारी डिपो में एक अहिंसक मार्च का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि ने किया। धरसाना में ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों के विरुद्ध जिस क्रूरता एवं बर्बरता का परिचय दिया, उसकी दूसरी मिसाल शायद ही मिले। अमेरिकी जर्नलिस्ट वेब मिलर, जो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने लिखा, In 18 years of my reporting in 20 countries, during which I have witnessed innumerable civil disturbances, riots, street fights, and rebellions, I have never witnessed such harrowing scenes as at Dharsana. दांडी यात्रा ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह का सूत्रपात किया। इस संदर्भ में अप्रैल में सूर्या सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का चिटगांव आर्मरी रेड उल्लेखनीय है। इसी आर्मरी रेड में बंगाल की प्रीतिलता वडेदार ने महज 21 साल की उम्र में
देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। दूसरा विद्रोह भी अप्रैल में ही पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के बाद हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, पश्चिमोत्तर प्रांत में खुदाई खिदमतगार नाम का एक वॉलंटियर ब्रिगेड बनाया था। इसके सदस्य लाल रंग की कमीज पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती अथवा रेड शर्ट्स भी कहते थे। एक मेजर आउटबर्स्ट महाराष्ट्र के औद्योगिक नगर शोलापुर में हुआ, जहां मई में गांधी की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ। इस बीच मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसने केंद्र की सरकार में तो कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया, पर प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर उत्तरदायी सरकार की अनुशंसा की। The publication of report, however, failed to attract the attention of nationalists in the prevailing atmosphere of nationwide protest. यहां एक बात स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा की घटना के बाद जो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसके बिल्कुल विपरीत कई स्थानों पर हिंसक विद्रोहों के बावजूद गांधी ने आंदोलन वापसी का कोई निर्णय नहीं लिया। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज था, जिसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मेथड के रूप में मात्र विदेशी शासन से असहयोग की ही बात नहीं की, बल्कि अब उसके द्वारा ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन को भी अपनाया गया। इन सभी दृष्टियों से सविनय अवज्ञा आंदोलन को ए डेफिनिट एडवांस इन रेडिकलिज्म ओवर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसा कहा जा सकता है। पर इन सब के विपरीत हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रमिकों के कोई बड़े विद्रोह नहीं हुए। सविनय अवज्ञा में नगर के बुद्धिजीवियों, अर्बन इंटेलिजेंसिया की सक्रिय भागीदारी भी असहयोग आंदोलन की तुलना में अत्यंत कम रही। पर दूसरी ओर सविनय अवज्ञा में व्यापारी वर्ग एवं कृषक वर्ग के बड़े पैमाने पर समर्थन से बुद्धिजीवी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग की उदासीनता से आंदोलन को हुई क्षति कुछ हद तक पूरी की जा सकी। 1930 का अंत होते होते नगर के व्यापारी वर्ग में सविनय अवज्ञा के प्रति उत्साह में स्पष्ट रूप से कमी दिखने लगी। व्यापारी वर्ग ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते पर जोर देने लगा। फरवरी 1931 में बिड़ला के एक निकट सहयोगी डीपी खेतान ने भी कैलकाटा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, It may not be amiss to suggest to Mahatma Gandhi and the Congress that the time has come when they should explore the possibilities of an honorable settlement. We all want peace. धीरे धीरे आंदोलन में अवनति के अन्य लक्षण भी दिखने लगे। आंदोलन के प्रति गांधी की मनोवृत्ति में भी अंतर दिखाई पड़ा। इसी परिस्थिति में 5 मार्च 1931 को गांधी एवं वायसरॉय इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ।
जिससे गांधी द्वारा दांडी मार्च से प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि गांधी और इरविन के मध्य समझौते में तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से इरविन के साथ समझौता करने हेतु इंडियन नेशनल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अधिकृत किया गया था। गांधी इरविन समझौते की शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। ब्रिटिश सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जो आंदोलन के दौरान अहिंसक रहे थे। गांधी ने समझौते के तहत लगभग 90,000 राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करा पाने में सफलता पाई। सरकार ने भारतीयों को घरेलू उपयोग हेतु नमक बनाने की अनुमति प्रदान की। आंदोलनकारियों को जुर्माने की राशि से छूट दी गई। अधिकांश जब्त जमीनें लौटा दी गईं। आंदोलन के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं से त्याग पत्र दिया था, उनके प्रति उदार व्यवहार का आश्वासन दिया गया। इन सब के बदले में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से गांधी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के प्रति अपनी सहमति जताई। गांधी इरविन समझौते को भारतीय जनता के साथ गांधी के विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। इसे व्यापारी वर्ग अथवा मर्केंटाइल कम्युनिटी के दबाव के आगे गांधी के आत्मसमर्पण के रूप में भी देखा जाता है। It is cited as an evidence of Gandhi's and the Indian bourgeois' fear of the mass movement taking a radical turn. इसी के साथ गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की मृत्युदंड की सजा को कम करा पाने में भी सफलता नहीं पाई। प्रायः एक विचार व्यक्त किया जाता है, यदि गांधी ने समझौते को अपनी स्वीकृति देने के पूर्व भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों की मृत्युदंड की सजा को कम करने की शर्त लगा दी होती तो संभवतः क्रांतिकारियों की जान बच सकती थी। इस संदर्भ में सुभाष कश्यप के विचारों से सहमत होते हुए स्वयं उन्हीं के शब्दों में हम कह सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता स्वाधीनता संग्राम की कहानी के कुछ उन प्रकरणों में से है जिनमें गांधी की भूमिका को इतिहास सदैव आलोचना की दृष्टि से देखता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।